मेंडी की थेरेपी का ये सत्र पूरा होने के बाद मनोवैज्ञानिक ने उनसे कहा कि अगली बार मिलने से पहले उसे एक काम करना होगा। उसने मेंडी से कहा कि वे अपने पास हमेशा एक इंडेक्स कार्ड रखें और जैसे ही उसे अपनी उंगलियों में तनाव महसूस हो और नाखून चबाने का मन करे, तो वह इंडेक्स कार्ड पर सही का निशान लगा ले। इससे ये जानने में आसानी होगी कि उसे कब-कब नाखून चबाने का मन किया। 1 सप्ताह बाद मैंडी फिर से मनोवैज्ञानिक के पास आई। उसके इंडेक्स कार्ड पर कुल 28 निशान थे। अब वह अपनी उँगलियों में होने वाले तनाव के प्रति बहुत सजग हो गई थी। अब उसे ये अच्छी तरह याद रहता था कि उसे दिन भर में कब और कितनी बार उँगलियों में तनाव महसूस हुआ, जैसे पढ़ाई करते समय या टीवी देखते समय या फिर और कभी। इसके बाद मनोवैज्ञानिक ने उसे प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया देना सिखाया। मेंडी को अपनी उंगलियों में तनाव महसूस होने पर कुछ अन्य क्रियाएं करने के लिए कहा गया, जैसे अपने हाथों को तुरंत जेब में डाल लेना या कोई पेन अथवा पेंसिल को लेकर उसे कसकर पकड़ लेना आदि। शॉर्ट में कहा जाए तो तनाव महसूस होते ही मेंडी को तुरंत अपने हाथों को ऐसी क्रियाओं में व्यस्त करना था जिससे वे नाखून चबाने के लिए अपना हाथ मुंह की ओर न ले जा सके। इसके बाद मेंढी को कोई ऐसी क्रिया करनी थी जो उसे फौरन शारीरिक संवेदना उपलब्ध करवा सके, जैसे अपने बाजुओं पर हथेलियां रगड़ना अथवा अपने हाथों से बेंच पर थपकी मारते हुए आवाज निकालना। इसका उद्देश्य बस यही था कि यह सब करके उसके अंदर शारीरिक प्रतिक्रिया पैदा हो सके। इस प्रकार इशारा और इनाम समान रहा, बस क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। मेंडी को मनोवैज्ञानिक ने अपने ऑफिस में 30 मिनट तक इस नई क्रिया का अभ्यास करने के लिए कहा। इसके बाद जब मेंडी घर जाने लगी, तो मनोवैज्ञानिक ने उसे एक नया काम बताया। अब मेंडी को उस समय भी अपने इंडेक्स कार्ड पर एक विशेष निशान लगाना था, जब नाखून चबाने के लिए मुंह में हाथ डालने की इच्छा जागने पर वह उसे अपनी नई क्रिया की मदद से टाल सके। अगले सप्ताह जब मेंडी मनोवैज्ञानिक के पास आई, तो पता चला कि उसने पूरे सप्ताह में केवल 3 बार अपने नाखून चबाए थे और 7 बार प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया का सफल उपयोग किया था। उसने पार्लर जाकर अपने नाखूनों की सफाई भी करवाई थी। ऐसा करके दरअसल उसने स्वयं को इनाम दिया था। साथ ही उसने इंडेक्स कार्ड का उपयोग भी जारी रखा। इसके मात्र 1 महीने बाद ही मेंडी की नाखून चबाने की आदत पूरी तरह खत्म हो गई। प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया अब उसके लिए ऐसा व्यवहार बन चुका था जो स्वतः ही होता था। यानी अब इसके लिए मेंडी को अपनी ओर से कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। इस प्रकार उसकी पुरानी आदत का स्थान नई आदत ने ले लिया था। आदत को पूर्वावस्था में लाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने वालों में से एक नेथन एजरीन ने मुझे बताया कि यूं तो ये बहुत ही आसान नजर आता है, पर एक बार आप ये जान जाइए कि आपकी आदतें कैसे काम करती है और साथ ही अगर आप अपनी आदतों के इशारों और इनामों को भी जान लें, तो आदत को परिवर्तित करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हो सकता है कि आपको लगे कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, पर सच्चाई यही है। इंसानी दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना संभव है, बस आपको सफलतापूर्वक ऐसा करने के लिए सुनियोजित तरीका अपनाना होता है। आदत को पूर्वावस्था में लाने की इस पद्धति का उपयोग आज कई मौखिक और शारीरिक समस्याओं से निपटने में किया जाता है। इसके साथ ही डिप्रेशन, धूम्रपान, जुआ, खेलने की लत, एंग्जायटी, बिस्तर गीला करना, टाल-मटोल की आदत, ओसीडी और ऐसी ही अनेकों समस्याओं के उपचार में भी आदत को पूर्वावस्था में लाने वाली पद्धति का उपयोग होता है। इस पद्धति में आदत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है कि अक्सर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि उनकी आदतें किस इच्छा के कारण एक्टिव होती है। मेंडी ये नहीं जानती थी कि शारीरिक संवेदना की इच्छा के कारण ही वे अपने नाखून चबाती है। लेकिन जब उसने अपनी इस आदत के बारे में मनोवैज्ञानिक के साथ विचार विमर्श किया, तो वे समान इनाम देने की नई क्रियाएं अपनाकर अपनी आदत को परिवर्तित करने में सफल हो गई। जैसे अगर आपको काम करते समय कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है और आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपको मिलने वाला वह इनाम क्या है, जो इस आदत को एक्टिव कर रहा है। क्या आप अपनी भूख को शांत करने के लिए ऐसा करते हैं या फिर काम से ऊब जाने पर ऐसा करते हैं? अगर आप अपनी ऊब मिटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से एक नई और बेहतर क्रिया ढूँढकर इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे काम से पैदा होने वाली ऊब मिटाने के लिए आप आस-पास कहीं घूमकर आ सकते हैं
या फिर कुछ मिनटों तक इंटरनेट पर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस क्रिया की क्रियाएं ऊब से तो बचाएगी ही, साथ ही आपको वजन बढ़ने की दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप धूम्रपान की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या आपको निकोटीन पसंद है या फिर आप केवल शारीरिक संवेदना महसूस करने के लिए धूम्रपान करते हैं? या शायद आप लोगों के साथ धूम्रपान करके उन्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं? शारीरिक संवेदना महसूस होने के लिए जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है कि इस विषय पर हुए शोधों के अनुसार दोपहर में चाय या कॉफ़ी पीने से धूम्रपान छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान से ग्रस्त रह चुके अनेकों लोगों के अनुसार इस आदत के इशारे और इनाम को जानने तथा उनके स्थान पर नई क्रिया अपनाने से इससे छुटकारा पाना संभव है। जैसे धूम्रपान करने की तलब लगने पर एक नेकोरेट चबाने, पुशअप करने या कुछ देर यूं ही पैर फैलाकर आराम से बैठने जैसे विकल्पों को अपनाने से यह आदत छोड़ना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अगर आप अपनी आदत के इशारे और इनाम को पहचान लें, तो उसे बदला जा सकता है। यह पद्धति अधिकांश परिस्थितियों में काम आती है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें बदलने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। यह महत्वपूर्ण चीज कुछ और नहीं बल्कि विश्वास है। सन 1996 में टोनी डंगी बुकानेर्स के मुख्य कोच बने। उस वर्ष का खेल सत्र आरंभ होने के कुछ ही महीनों पहले की बात है। वे अपनी टीम के साथ लॉकर रूम में बैठे थे। सबको लगता था कि हम जीत नहीं सकते और लोग इसके 6 कारण बताते थे। इन शब्दों के साथ उन्होंने बोलना आरंभ किया। उनकी टीम के सभी सदस्य अखबारों और रेडियो पर ये कारण पढ़ और सुन चुके थे। जैसे टीम का प्रबंधन ठीक नहीं है, नए कोच की क्षमताओं को पहले कभी परखा नहीं गया है, टीम के खिलाड़ियों में अनुशासन नहीं है, ये टीम जिस शहर की है वहाँ के लोगों को इस खेल में ज़्यादा रुचि नहीं है, टीम के मुख्य खिलाड़ी चोटिल है, खिलाड़ी इतने प्रतिभावान नहीं है कि जीत हासिल कर सके, वगैरह। तो ये वे संभावित कारण हैं जो हमें कामयाब होने से रोक रहे हैं। डंगी ने अपने खिलाड़ियों से कहा, पर मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ, हम बाकी सभी टीमों से ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। डंगी के अनुसार उनकी योजना ये थी कि टीम का व्यवहार इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि हर खिलाड़ी आदतन अच्छा प्रदर्शन करने लगे। डंगी का मानना था कि बुकानेस टीम को ना तो खेल की रणनीतियां सिखाने वाली मोटी-मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है और ना ही विपक्षी टीम द्वारा मैदान पर रची जाने वाली सैकड़ों व्यूह रचनाओं को याद रखने की। उन्हें केवल चुनिंदा क्रियाओं को याद रखकर हर बार सर्वश्रेष्ठ ढंग से वे क्रियाएं करनी है। लेकिन फुटबॉल के खेल में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। टेम्पा बे में डंकी के सहायक कोच हम एडवर्ड्स बताते हैं, फुटबॉल ऐसा खेल है जिसके हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी गलती करता ही है। आमतौर पर इसका कारण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। जब कोई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा विचार करने लगता है या हिचकिचाने लगता है, तो गलतियाँ करने लगता है। इसलिए डंगी चाहते थे कि खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा करने के लिए खिलाड़ियों को अपनी आदतों का फंदा पहचानकर उनमें नई क्रियाओं का समावेश करना था। अपनी योजना बनाने से पहले डंगी ने बुकानीर्स के खिलाड़ियों का खेल देखकर उनकी मौजूदा आदतों का अध्ययन किया। एक दिन सुबह के अभ्यास सत्र के दौरान डंगी चिल्लाए, अब हम अपने अंडर डिफेंस पर काम करेंगे। नंबर 55 अपनी स्थिति बताओ। मेरी नज़र पीछे दौड़ने वालों और गार्ड करने वाले खिलाड़ियों पर है। बाहरी लाइन ब्रेकर डेरेक ब्रुक्स ने जवाब दिया, जरा और बारीकी से बताओ, तुम्हारी नज़रें किस बिंदु पर टिकी है? मैं गार्ड की क्रियाएं देख रहा हूँ। मेरी नज़र गेंद मिलने के बाद कार्टरबग के पैरों और उसकी कमर पर है। साथ ही मैं ये भी गौर कर रहा हूँ कि लाइन में खाली जगह कहाँ बन रही है, ताकि ये पता लगा सकूँ कि कार्टरबैक गेंद को मेरी ओर फेंकेगा या कहीं और ले जाएगा। ब्रुक्स ने जवाब दिया। फुटबॉल के खेल में ऐसे दृश्य-रूपी संकेतों को कीज़ यानी कुंजियाँ कहा जाता है और किसी भी मैच में ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डंगी इसी में नयापन लेकर आए। वे इन कुंजियों का इस्तेमाल नई आदतों के इशारों के तौर पर करते थे। वे जानते थे कि बाहरी लाइन ब्रेकर डेरेक ब्रुक्स कभी-कभी खेल के आरंभ में हिचकिचा जाता है। वे जानते थे कि बाहरी लाइन ब्रेकर डेरेक ब्रुक्स कभी-कभी खेल के आरंभ में हिचकिचा जाता है। उसे कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे क्या गार्ड व्यूह रचना के बाहर जा रहा है
पीछे दौड़ने वाले के पैरों की स्थिति क्या है? वे आगे बढ़ने की सोच रहा है या पीछे जाने की? इन सभी विचारों में उलझे रहने के कारण कभी-कभी डेरेक ब्रूक्स को निर्णय लेने में देरी हो जाती है। इन सभी विचारों में उलझे रहने के कारण कभी-कभी डेरेक ब्रूक्स को निर्णय लेने में देरी हो जाती थी। डंगी का उद्देश्य था कि ब्रूक्स को ये सारे निर्णय लेने से मुक्ति मिल जाए। एल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरह ही डंगी ने भी ब्रूक्स के आदतन इशारों को कायम रखा। उन्होंने केवल ब्रूक्स की क्रियाओं को बदला, जो समय के साथ उसकी आदतों में शामिल हो गई। डंगी ने ब्रूक्स से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हीं कुंजियों का इस्तेमाल करते रहो। शुरुआत में तुम अपना सारा ध्यान सिर्फ पीछे दौड़ने वाले खिलाड़ी पर केंद्रित करो। बस बिना कुछ सोचे केवल इतना करो। फिर अपने स्थान पर जाने के बाद कार्टर बग को देखो। ये एक छोटा सा बदलाव था। ब्रूक्स की नज़र समान इशारों पर ही थी, पर अब वह हड़बड़ी में हर ओर नहीं देखता था। डंगी ने ब्रूक्स को सभी इशारों को देखने का सही क्रम बताया। साथ ही ब्रूक्स को कुंजियों के अनुसार प्रतिक्रिया का चुनाव करना भी सिखाया गया। इस योजना की विशेषता ये थी कि इसके चलते ब्रूक्स को मैदान पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब ब्रूक्स मैदान पर तेज गति से घूम सकता था, क्योंकि उसका हर निर्णय उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन चुका था। यही प्रतिक्रिया आगे चलकर उसकी आदत बन गई। डंगी ने हर खिलाड़ी को इसी प्रकार के निर्देश दिए और कुछ चुनिंदा व्यूह रचनाओं में इन निर्देशों का पालन करते हुए लगातार अभ्यास भी कराया। डंगी द्वारा सिखाई गई इन आदतों को पक्का होने में लगभग 1 साल का समय लगा। खेल सत्र के शुरुआती दौर में उनकी टीम आसान से आसान मैच भी हार जाती थी। खेल समाचार लिखने वाले पत्रकार सवाल करने लगे कि बुकानेस टीम मनोवैज्ञानिक नियम हकीमों के चक्कर में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रही है। लेकिन धीरे-धीरे बुकानेर्स के खिलाड़ियों में सुधार नजर आने लगा। आखिरकार डंगी द्वारा सिखाई गई क्रियाएं मैदान पर एक्टिव होने लगी और कारगर भी साबित हुई। अगले खेल सत्र में भी डंगी ही टीम के कोच बने रहे और उनके नेतृत्व में बुकानेर्स टीम ने अपने पहले 5 मैच में जीत हासिल की और 15 वर्षों में यह टीम पहली बार प्ले-ऑफ में भी आखिरकार सन 1999 की डिवीजन चैंपियनशिप में उनकी टीम विजेता साबित हुई। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।